आज हम लोग देखने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका कंटिनेंट आज हम लोग देखने जा रहे हैं और टोटल 7 हमारे महाद्वीप हैं पूरे विश्व में, इसी में से एक है हमारा अफ्रीका कंटिनेंट। तो अफ्रीका कंटिनेंट की अगर हम जनसंख्या में देखें तो कौन से स्थान पे आता है हमारा अफ्रीका कंटिनेंट? कौन से स्थान पे आता है? 2nd नंबर पर। पॉपुलेशन में अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा 2 नंबर पर आता है, और वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल में भी देखें तो भी अफ्रीका महाद्वीप हमारा 2 नंबर पर ही आता है। यानी कि अगर हम लोग ये जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भी अफ्रीका महाद्वीप 2nd नंबर पर आता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भी अफ्रीका महाद्वीप हमारा 2nd नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल में? पहले नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल में? एशिया महाद्वीप। और जनसंख्या में भी पहले नंबर पे कौन आता है? एशिया महाद्वीप। तो यानी कि आज हम ऐसे महाद्वीप को पढ़ रहे हैं जिसका क्षेत्रफल 2 नंबर पे है, जनसंख्या 2 नंबर पे है, लेकिन इसमें जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा किसी महाद्वीप में जो देश हैं तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। कितने देश हैं? वैसे तो इसमें 54 देश माने जाते हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, ठीक है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूनाइटेड नेशन, उसके हिसाब से 54 देश माने जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पहले अफ्रीका महाद्वीप में, और शुरुआत करेंगे हम लोग वाटर बॉडी से कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर वाटर बॉडी कौन सी है, ठीक है। तो वाटर बॉडी में सबसे पहले हम ऊपर नॉर्थ में बात करें तो क्या है हमारा? यहाँ पर क्या है? ये भूमध्य सागर है। नॉर्थ साइड में क्या है हमारा बताओ? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, और इसके अगर पश्चिम में बात करें यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पे पानी जो भरा हुआ है ये सब क्या है यहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। वहीं अगर हम लोग इसके पूरब में बात करें तो यहाँ पर क्या है? ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर? पूरा हिंद महासागर। नीचे की तरफ भी ये हिंद महासागर है थोड़ा सा। तो यानी कि वाटर बॉडी में भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक तो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, ये वाला पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? अदन की खाड़ी। और जो अंदर दूसरे ओर पानी भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर, यानी कि रेड सी। तो इसी अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। इसका नाम क्या है? इस जल संधि का नाम बाब अल मंदाब की जल संधि, ठीक है। तो बाब अल मंदाब की जल संधि अगर पूछा जाए कि किस 2 जल राशियों के बीच में पड़ती है, तो अदन की खाड़ी के बीच में और लाल सागर के बीच में। लेकिन अगर देश पूछे जाए कि बाब अल मंदाब की जल संधि किन 2 देशों के बीच में पड़ती है, तो ये हमारा पूरा है अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर ये पूरा अरब प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप में ही देश स्थित हैं, यमन और ओमान। तो यमन, और यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं। तो यहाँ पर ये वाला देश है जिबूटी, यहाँ पर ये वाला देश है यमन, ये वाला देश है जिबूटी। तो बाब अल मंदाब की जल संधि ये वाली जो है ये 2 देशों यमन और जिबूती के बीच में है, और जल राशि देखें अगर तो अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में है, ठीक है। अगली बात हम लोग कर लेते हैं कि लाल सागर के पूरब में ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। ये वाला जो ये आपका ये भी एक प्रायद्वीप है, ठीक। और एक ये छोटा सा प्रायद्वीप यहाँ पे पड़ता है, मिस्र का है ये वाला हिस्सा जो है ये भी एक प्रायद्वीप है। इसको बोलते हैं क्या? सिनाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? सिनाई प्रायद्वीप। तो ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, यही वाला जो ये प्रायद्वीप है, ये आपको अफ्रीका और एशिया को ये अलग करता है एक तरीके से। और इसी सिनाई प्रायद्वीप में अंदर की तरफ फिर से ये 2 जल राशियाँ भर जाती हैं, तो यहाँ पर भी खाड़ियाँ बनती हैं। तो ये वाली कहलाती है सुएज की खाड़ी, और
दूसरी वाली कहलाती है अकावा की खाड़ी। ठीक है, एक तरफ बनती है ये इस तरफ सुएज की खाड़ी और इस तरफ बनती है अकावा की खाड़ी। अब 1869 के पहले जब तक सुएज नहर नहीं बनी थी, सुएज नहर यहीं पे बनी है इसी सिनाई प्रायद्वीप में, यहाँ पे भूमि है, तो इसी भूमि को काट काट कर यहाँ पर सुएज नहर यहाँ पे मिस्र में बनाई गई सिनाई प्रायद्वीप पर। और सिनाई प्रायद्वीप पर ये सुएज नहर 1869 में बन के तैयार हुई थी। बनना कब शुरू हुई थी? 1859 में। यानी कि इस नहर को बनने में 10 साल लग गए। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एशिया का पूरा व्यापार इसी क्षेत्र से होकर होता है। जो भी हिंद महासागर से, यानी कि एशिया के देश जो यहाँ पर अपना माल लेकर आते हैं, माल ले जाते हैं, यूरोप को जाते हैं, तो इसी अदन की खाड़ी से होते हुए, बाब अल मंदाब की जनसंधि से होते हुए लाल सागर में एंट्री करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिस्र की खाड़ी है और फिर ये सुएज नहर है, तो यहाँ से भूमध्य सागर में ये एंट्री मार जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अटलांटिक महासागर में आ जाते हैं। ये पूरा व्यापार का ये सिस्टम है। आगे हम लोग देखें तो अलग अलग देश हैं, जैसे कि जो ऊपर के 5 देश हैं इनको हम लोग जोड़ सकते हैं मेटल से, METAL। यानी कि जो 5 देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं, भूमध्य सागर से टच करते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र। ठीक है, तो M से मोरक्को, E से इजिप्ट, T से ट्यूनीसिया, A से अल्जीरिया, L से लीबिया, ये 5 देश जो हैं ये भूमध्य सागर को टच करते हैं। और इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा देश भूमध्य सागर से आप कोई सीमा नहीं बना रहा है। तो ये 5 देश आपको ध्यान रखना है कि मोरक्को सबसे ऊपर है, ये बना रहा है, अल्जीरिया है। अल्जीरिया जो है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अल्जीरिया पूरे अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ये वाला देश जो है अल्जीरिया जो है, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, अल्जीरिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, छोटा सा देश ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, इन 5 देशों में कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर लीबिया और अल्जीरिया, यहाँ पर तेल के भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन चारों देशों की राजधानी हम लोग देखेंगे, लीबिया की, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये चारों देशों की राजधानी बंदरगाहें हैं, जबकि मिस्र की राजधानी बंदरगाह नहीं है, वही बता रहे हैं। जैसे लीबिया की राजधानी त्रिपोली यहाँ पर है, बंदरगाह है। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, बंदरगाह है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, बंदरगाह है। और मोरक्को की राजधानी इस तरफ है अटलांटिक महासागर में, रबात। ठीक है, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। फिर से देख लो, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स और मोरक्को की राजधानी रबात। तो यानी कि 5 देश हैं जो कि हमारे भूमध्य सागर से हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं और सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल सागर जो यहाँ पर है, इस लाल सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो मिस्र की बात कर लेते हैं। मिस्र जो है ये ऊपर की साइड भूमध्य सागर से भी कनेक्टेड है और नीचे की साइड ये लाल सागर से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि दो वाटर बॉडी से कनेक्टेड है मिस्र हमारा, लाल सागर से भी है और ऊपर भूमध्य सागर से भी है। तो लाल सागर से कनेक्टेड देश अगर आ जाए तो ये पहला देश है मिस्र। ठीक है, दूसरा देश बड़ा सा देश है सूडान। ठीक है ना, सूडान के बाद तीसरा देश है इरिट्रिया और उसी के जस्ट नीचे छोटा सा देश है जिबूती। ये फाइनली ये यहीं पर ये बाब अल मंदाब की जलसंधि है। तो ये 4 देश जिबूती, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र, ये 4 देश लाल सागर से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे कि तो सिंपल सा यही है, मैं आपके जैसे आप मिस्र है पहले, फिर सूडान है, फिर इरिट्रिया है और फिर जिबूती है। ठीक है, इथियोपिया आपका जो देश है ये तो लैंड लॉक है। ये वाले जो 4 देश हैं इस तरीके से, ये वाले जो 4 देश हैं ये हैं तुम्हारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये वाले जो 4 देश हैं ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, तो ये वाले 4 देश कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की ये सींग बाहर की ओर निकली हुई है। ठीक है,
तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और इसमें 4 देश आते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? तो पहला देश है आपका सोमालिया, दूसरा देश है आपका इथियोपिया, तीसरा देश है आपका इरिट्रिया और चौथा देश है आपका, तो इरिट्रिया लिख लीजिए पहले, इरिट्रिया, और चौथा देश है जिबूती। तो ये 4 देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। और इन 4 देशों में एक देश इथियोपिया ऐसा है कि ये लैंड लॉक है, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। और इथियोपिया की जो राजधानी है वो है अदिस अबाबा। यहाँ पे इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा। तो यहाँ से भी एक यहाँ पर हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर किसका है यहाँ पर? अफ्रीकी संघ का, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में। अफ्रीकी संघ ये चंगमन देशों का एक समूह है, अफ्रीका के ही देशों का। तो इसका हेडक्वार्टर भी इसी इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है, इसका मुख्यालय है। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ। अब देखिए ज़रा हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, दूसरी भूमध्य रेखा और तीसरी हमारी मकर रेखा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्क रेखा को, क्योंकि अभी ऊपर के देश पड़े हैं। तो कर्क रेखा हमारी किन किन देशों से होकर जा रही है? ऊपर से हम लोग देखें, शुरुआत करें तो मोरक्को से हमारी कर्क रेखा नहीं आ रही। मोरक्को के जस्ट नीचे पड़ता है पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा। और इसी पश्चिमी सहारा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सहारा मरुस्थल का ही पश्चिमी हिस्सा है, तो इसलिए इसको पश्चिमी सहारा बोलते हैं। तो ये पश्चिमी सहारा से हमारी कर्क रेखा शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर ये मॉरिसिनिया देश में से एंटर करती है। फिर ये आपकी अगला देश है आपका माली, माली से जाती है। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया से होते हुए लीबिया, फिर मिस्र, और इसके बाद अरब प्रायद्वीप से होते हुए निकल जाती है। तो यानी कि अगर हम लोग देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो भूमध्य सागर से एक देश मिस्र से होकर जा रही है, ठीक है। दूसरा देश है लीबिया, इससे भी होकर जा रही है, जो कि भूमध्य सागर से टच हो रहा, याद करने के हिसाब से। ट्यूनीशिया से इसको कोई लेना देना नहीं है, ऊपर है ट्यूनीशिया, छोटा सा है बेचारा, तो उसको छोड़ दो। तीसरा अल्जीरिया, बड़ा है तो इससे भी होकर जाएगी। फिर ये छोटा आदमी है माली, इससे भी होकर जाएगी। मॉरिसिनिया और पश्चिमी सहारा, मोरक्को को छोड़ दो, छोटा सा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मिस्र से होकर जा रही है कर्क रेखा, लीबिया से होकर जा रही है, अल्जीरिया से होकर जा रही है, माली से होकर जा रही है, मॉरिसिनिया और पश्चिमी सहारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद कुछ और पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देशों के बाद में 3 देश और पड़ेंगे। लाइन से समुद्र किनारे वाले देश दिख रहे हैं पहले हम लोग। तो पहले ये इसको KTM से देख लो, अगर KTM, के से हमारा हो जाएगा केन्या, टी से हमारा हो जाएगा तंजानिया, और M से हमारा हो जाएगा मोजाम्बिक, और इसी से एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है, उसको कहते हैं मालावी। तो ये लैंडलॉक है आपका मालावी, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ तक के 4 देश हो गए थे, इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। अब अगला देश है केन्या, केन्या। फिर दूसरा देश इसके जस्ट नीचे है तंजानिया, ठीक है, केन्या, तंजानिया। फिर अगला इसके नीचे देश है मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के ऊपर ही ये जो छोटा सा देश है, ये लैंडलॉक है, इसका नाम है मालावी। यानी कि ये ट्रिक हमारी बन जाएगी KTM,
केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, यहीं से किनारे से होते हुए बता रहे हैं। तो सबसे नीचे फिर हमारा दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका के ऊपर दो देश हैं हमारे, इसको हम लोग देश कह सकते हैं Z1 Z2। ठीक, Z1 Z2 मतलब दक्षिण अफ्रीका के ऊपर पहले है जिम्बाब्वे और फिर है जाम्बिया। ठीक है, ये भी आपके जिम्बाब्वे यानी कि Z1 Z2 ये भी लैंड लॉक है। तो लैंड लॉक अभी कौन कौन से पढ़ लिए हमने? इथियोपिया पढ़ लिया। ठीक है, इथियोपिया के बाद मालावी पढ़ लिया और फिर Z1 Z2 यानी जिम्बाब्वे और जाम्बिया पढ़ लिया। 4 देश मिल गए अभी तक लैंड लॉक कंट्रीज। आगे हम लोग देखते हैं इसी केन्या और तंजानिया के सीमा लगाते हुए 3 देश हैं, इनका नाम है बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। तो इनको कैसे याद करेंगे? तो इनको याद करने के लिए आप एक जो कॉफ़ी आती ब्रू, एक ब्रू कॉफ़ी आती है BRU, तो इनको नीचे से ऊपर ऐसे लिखना। तो B से हो जाएगा बुरुंडी, बुरुंडी, R से हो जाएगा रवांडा और U से हो जाएगा युगांडा। तो यानी कि तंजानिया में ही मतलब छोटे से लैंड लॉक कंट्री हैं बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, तीनों लैंड लॉक हैं। तो यहाँ से 3 देश और मिल गए लैंड लॉक। ठीक है, 4 3 7 देश हो गए लैंड लॉक हमारे पास। पहला इथियोपिया, दूसरा फिर हमारा मालावी, फिर Z1 Z2 जिम्बाब्वे, जाम्बिया और फिर बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। 4 3 7 देश। इसके बाद अगर युगांडा के ऊपर हम लोग देखें, यहाँ तक तो देख लिया था जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये जो दक्षिणी सूडान देश है ये पहले सूडान का ही पार्ट था, लेकिन काफ़ी गृह युद्ध चला यहाँ पर, 12 साल तक गृह युद्ध चला और उसके बाद फिर इस दक्षिणी सूडान को एक अलग देश बना दिया गया 2011 में। काफ़ी लड़ाई चलती रही यहाँ पे। तो दक्षिणी सूडान की ये जो नई राजधानी ये बनी थी जूबा, इसको जरूर ध्यान रख लेना, जूबा। तो ये सूडान से ही निकला है दक्षिणी सूडान। तो ये भी आपका एक देश हो गया। अगले हिस्से में हम लोग देखते हैं इसके बाद के कुछ देशों को अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ही हमारे 2 देश पड़ेंगे। एक पड़ेगा बोत्सवाना और एक पड़ेगा नामीबिया। ये वाला जो देश है बीच में, बोत्सवाना भी एक लैंड लॉक कंट्री है, इसको ध्यान रखना। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका के ऊपर है, लैंड लॉक है और इसकी सबसे मेन जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ पे पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में यहाँ पर ये कालाहारी मरुस्थल है पूरा ये बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती जो कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है, इसका नाम है बुशमैन। मतलब विश्व 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी जनजाति है ये बुशमैन। तो वो यहीं पाई जाती है बोत्सवाना में। और ये बोत्सवाना लैंड लॉक कंट्री है, तीसरी इसकी खासियत ये हो गई। और नामीबिया हमारा लैंड लॉक नहीं है, इसकी समुद्री सीमा हिंद महासागर से इस तरफ ये सीमा शेयर करता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और ऊपर हम लोग जाएं, इस जिम्बाब्वे जाम्बिया की चर्चा हमने कर ली थी। नामीबिया के जस्ट ऊपर है अंगोला हमारा देश, अंगोला ये वाला देश है हमारा अंगोला। और फिर एक आपको बड़ा सा देश मिलेगा, इसको बोलते DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि कांगो गणराज्य। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे पड़ता है इस कांगो गणराज्य में, एक यहाँ पे पड़ता है कटंगा का पठार। ठीक है, इस पूरे इस कांगो गणराज्य में ही मतलब क्षेत्र थोड़ा सा उठा हुआ है, यहाँ पे पड़ता है कटंगा का पठार पड़ता है यहाँ पर, कटंगा का पठार। तो कटंगा का पठार उठा होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी नदियाँ जैसे अमेजन में नहीं पड़ी थी, तो अमेजन नदी की
बहुत सारी सहायक नदियाँ थी, ऐसे ही कांगो पठार कटंगा के पठार से ही बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बन के एक बड़ी नदी बनाती है, इसको कांगो नदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्षेत्र जो पूरा है भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरी है, तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र को भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि इस वाले कांगो गणराज्य वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम पूरे, यहाँ पे कांगो नदी बेसिन है एक तरीके का, जैसे अमेजन बेसिन था ऐसे कांगो नदी बेसिन है। तो ये भी पृथ्वी का ऑक्सीजन भंडार है एक तरीके से, जैसे अमेजन के जंगल थे, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी को संचालित कर रहे थे। तो यहाँ पे भी बहुत घने जंगल हैं कांगो बेसिन में, क्योंकि नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, थोड़ा पठार है, ऊपर हिस्सा उठा हुआ है, और इस साइड से यहाँ पे इसी कांगो को एक जायरे, कांगो गणराज्य का दूसरा नाम जायरे भी है। कांगो गणराज्य जो है हमारा, कांगो गणराज्य या DRC, इसी का दूसरा नाम इसको हम लोग जायरे भी बोलते हैं। तो इसी मतलब नाम से कांगो नदी भी इसको कहते हैं और जायरे नदी भी कहते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है कांगो नदी या जायरे नदी पे कि विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये हमारी कांगो नदी ही है, या इसी को जायरे नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसके नाम 2 नाम है, कांगो नदी, कांगो गणराज्य, जायरे। तो ये नदी क्या है हमारी, इसी कटंगा के पठार से निकलती है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती है, नदी बेसिन पूरा बनाती हैं। और इस तरीके से ये दूसरा देश एक छोटा सा है कांगो, कांगो गणराज्य काफ़ी बड़ा देश है, कांगो छोटा देश है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि कांगो गणराज्य की भी अपनी समुद्री सीमा है, लैंडलॉक नहीं है ये, ठीक है। तो कांगो नदी अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ये भी ऑक्सीजन का यहाँ पे स्रोत है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि काफ़ी जंगल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोहन हो रहा है अब, तो काफ़ी कुछ जंगल कम होते जा रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो बीच में है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिसको CAR बोलते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये है हमारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी आपका लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ से इस कांगो के ऊपर से छोटे छोटे से देश स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे गैबोन, इसका नाम है भूमध्य रेखीय गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, फिर आपका बेनिन, टोगो, घाना, कोटे डी आइवरी, लाइबेरिया, सियरे लियोन, गिनी बिसाऊ, ये अंदर है, सेनेगल के अंदर है गाम्बिया, और ये बड़ा सा देश है मॉरिसिनिया। तो यहाँ पे ये पूरा काफ़ी छोटे छोटे देश हैं इस वाले क्षेत्र में। तो इनके केवल आपको नाम और राजधानी याद रखनी है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर वाले देशों के नीचे वाले देश ही देख लीजिए, जैसे मिस्र के नीचे था सूडान, सूडान के नीचे दक्षिणी सूडान, लीबिया के नीचे है चाड, बड़ा सा देश है चाड, अल्जीरिया के नीचे है नाइजर, और नाइजर के नीचे नाइजीरिया, ठीक है। अल्जीरिया के नीचे अल्जीरिया दोनों माली से भी सीमा बना रहा, नाइजर से भी बना रहा, और मॉरिसिनिया से भी बना रहा है। इतना बड़ा देश है अल्जीरिया, मॉरिसिनिया से भी बना रहा, माली से भी बना रहा, नाइजर से भी बना रहा, यहाँ लीबिया और मोरक्को से तो बना ही रहा है, ठीक है। तो अल्जीरिया के नीचे है नाइजर, माली, मॉरिसिनिया, और इस साइड पश्चिमी सारा, ऊपर मोरक्को। तो ये पूरे सारे ये आपके देश हैं। अब हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, तो वो हमारी पाई जाती है कहाँ पर, उसकी शुरुआत मतलब कहाँ से होती है, तो शुरुआत हमारी होती है उसकी यहाँ से, युगांडा, केन्या और तंजानिया, यहाँ पर एक झील पाई जाती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में एक झील पाई जाती है। इस झील को कहते हैं विक्टोरिया झील, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ये विक्टोरिया झील। तो इसी से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं नीली नील, यहाँ से ये नदी निकलेगी, इसको हम लोग बोलेंगे नीली नील, और ये इसका जॉइंट होगा सूडान की राजधानी खार्तूम पर। और एक और नदी निकलेगी थोड़ा सा गलत हो गया, विक्टोरिया झील से निकलेगी सफ़ेद नील, वाइट नील, और नीली नील निकलेगी इथियोपिया की टाना झील से, इथियोपिया में है टाना झील, तो यहाँ से आपकी निकलेगी नीली नील, और ये दोनों जाकर मिलेगी खार्तूम में। यहाँ से विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील और टाना झील से नीली नील, ये दोनों मिलकर फिर बनाएंगी आपकी नील नदी, एक सिंगल लाइन, जो कि सूडान और फिर आगे मिस्र से होकर जाएगी।
तो इसी नदी पर, नील नदी पर एक डैम बना है, उसका नाम है आपका आसवान डैम। यहाँ पर नील नदी पर डैम बना है, आसवान डैम है, मिस्र में स्थित है। और इसी डैम के कारण जस्ट पहले ही थोड़ा सा झील टाइप की बन जाती है, पानी भर जाता है पूरे क्षेत्र में। तो वो झील जो बनती है मिस्र में भी स्थित है और मिस्र और सूडान की बाउंड्री पे बिल्कुल स्थित है। यहाँ पर झील है मिस्र और सूडान की बाउंड्री पर। तो ये इस झील का नाम है नासर झील। ये झील जो है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, मानव निर्मित है, क्योंकि बांध की वजह से झील बन रही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नासर झील किन दो देशों की बीच बाउंड्री पर स्थित है? मिस्र और सूडान। तो ये पूरी नील नदी की कहानी है। विक्टोरिया से निकलेगी सफ़ेद नील, टाना झील से निकलेगी नीली नील, दोनों मिलेंगी खार्तूम में, सूडान की राजधानी। आगे जाएंगे डैम बनेगा, डैम के नीचे पहले झील बन जाएगी और सबसे लास्ट में ही जब ये नदी डेल्टा बनाती हुई भूमध्य सागर में गिरती है तो यहीं पर मिस्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। मिस्र का ही बंदरगाह है और काफ़ी यहाँ से व्यापार होता, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। लेकिन नील नदी में एक खराबी ये है कि ये नौकागम्य नहीं है, मतलब इसमें नौका नहीं चल सकती है। उसका कारण ये है कि कहीं पर पृथ्वी ऊंची है, कहीं पर नीची है, तो उस वजह से जलप्रपात बन जाते हैं, झरने बन जाते हैं। नाव के लिए सपाट सीधा क्षेत्र चाहिए, तो नौकागम्य नहीं है। अफ्रीका की जो नदियां हैं वो नौकागम्य नहीं है। मतलब जैसे कि जो वाटर नेशनल हाईवे बनते हैं ना, जैसे अपने गंगा पे बना है, ब्रह्मपुत्र पे बना है, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ से जहाज़ निकलें और फिर पहुँच जाए वहाँ तक। तो ये इसकी खराबी है। लेकिन नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है क्योंकि जब बरसात होती है इस पूरे क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा जो पानी है इस वाले क्षेत्र से बहता हुआ और पूरा ये मतलब मिस्र को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ बातें। नहीं, द्वीप के पहले कुछ और चीज़ें बतानी हैं। 2-3 पर्वतमाला देख लीजिए। जैसे कि एक पर्वतमाला ऊपर पाई जाती है यहाँ पर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। यहाँ पे जो पर्वतमाला पाई जाती है इसको बोलते हैं एटलस पर्वतमाला। ठीक है, और एक पर्वतमाला पाई जाती है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला। इस वाले क्षेत्र में ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला। और अगर लेकिन पूछा ये जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो वो आपका फिर तंजानिया देश में है। ये किलिमंजारो जो है, और किलिमंजारो ये आपका ये मृत ज्वालामुखी पर्वत है। एक हिसाब से क्या है किलिमंजारो? मृत ज्वालामुखी पर्वत है ये किलिमंजारो। तो ये सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है इसकी हाइट? 5895 मीटर। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में स्थित है। एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मृत ज्वालामुखी होता है, एक सुप्त ज्वालामुखी होता है, सोया है लेकिन कभी भी जग सकता। वो एक एक्टिव है, वो समय समय पर फूटता रहता है। और ये मृत है, मतलब ये तो मर गया, अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि जो किलिमंजारो है मृत ज्वालामुखी पर्वत है। तो यानी कि हमने एटलस पर्वत की बात की, यहाँ नीचे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की बात की, ये हमने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की बात की। एक हमने नदी की बात की, कांगो नदी है, इसी को जारी नदी कहते हैं, जो कि कांगो बेसिन से कटंगा के पठार से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, कांगो नदी बनाती है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती है, इसकी विशेषता है ये। कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में ही दक्षिण अफ्रीका देश में इसी ड्रैकेंसबर्ग से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ऑरेंज नदी। ये नदी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और ये पश्चिमी साइड में मुड़ जाती है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इसका नाम है ऑरेंज नदी, यानी कि ऑरेंज रिवर। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है।
एक और नदी है जो कि मकर रेखा को, नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये नदी है आपकी लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये हमारी निकलती है इसी बोत्सवाना वाले क्षेत्र से और ऊपर की तरफ पहले जाती है, तो 1 बार काटेगी मकर रेखा को, फिर जिम्बाब्वे और फिर मोजाम्बिक में होती हुई ये आपकी हिंद महासागर में गिर जाएगी। तो इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, ये वाली नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, तो मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तो मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कांगो नदी है या जायरे नदी है, ठीक है। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो गई, ये सारी बातें हैं। अब कुछ और बताते हैं, द्वीप वगैरह बता देते हैं, तो द्वीप देख लो। और घास के मैदान में तो ऐसा है कि देखो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक सवाना और एक रखना है याद नाम बेल्ट, ठीक है। तो देखो सवाना जो घास के मैदान पाए जाते, ये मुख्यतः ये दक्षिणी सूडान वाले क्षेत्र में पाए जाते। मतलब आप ये कह लो कि सवाना घास के मैदान जो हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मतलब उष्ण कटिबंधीय का मतलब ये होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। और मकर रेखा के नीचे वो कर्क रेखा के ऊपर वो शीतोष्ण हो जाता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं उनको अफ्रीका के उनको बोला जाता है बेल्ट, ठीक है। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है अफ्रीका के, उनको बोला जाता है सवाना, ठीक है। तो ये 2 आपको घास के मैदान ध्यान रखना है, सवाना और बेल्ट। ये वाला द्वीप मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम और द्वीप देख लें, जैसे कि एक पड़ता है यूरोपा द्वीप, मेडागास्कर के इस तरफ पड़ता है यूरोपा द्वीप, इस पे कब्जा है फ्रांस का, है ये मोजाम्बिक के नज़दीक, लेकिन कब्जा है इस पे फ्रांस का, यूरोपा द्वीप। और इस तरफ पड़ता है एक द्वीप रियूनियन द्वीप, इस पे भी कब्जा है फ्रांस का, ठीक है। और मॉरिशस देश है हमारा, ये भी द्वीपीय देश है मॉरिशस। मेडागास्कर के आप ईस्ट में जाएंगे तो मॉरिशस देश पड़ेगा, उसी के नीचे रियूनियन द्वीप पड़ेगा, वो फ्रांस का है। यहाँ पर यूरोपा द्वीप पड़ेगा, वो भी फ्रांस का है। मॉरिशस देश है, इस पर किसी का कब्जा नहीं है, खुद ये देश है। इसके ऊपर थोड़ा हिंद महासागर में आप जाएंगे तो एक और द्वीपीय देश पड़ेगा जिसको बोलते हैं सेशेल्स, इसकी राजधानी है विक्टोरिया। 2 और द्वीप हैं तंजानिया के बॉर्डर पे किनारे पर हैं, एक का नाम है पेम्बा और एक का नाम है जंजीबार। तो इन 2 द्वीपों को इस तरीके से याद रखना है कि ये कहलाते हैं आपके लौंग द्वीप समूह, लौंग द्वीप समूह। यहाँ पर जो लौंग हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो इनका मतलब जब किसी चीज़ की उसके काम की वजह से उसका नाम जाना है तो पेम्बा और जंजीबार कोई याद नहीं रखता, इसको डायरेक्ट पूछते कि लौंग द्वीप समूह कौन से हैं। तो ये पेम्बा, जंजीबार और तंजानिया के द्वीप हैं ये, ठीक है। तो इनको लौंग द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक। ठीक है, तो आज के वीडियो में